नमस्कार, स्वागत है आपका चुनाव आज तक पर। मैं हूं रवीशपाल सिंह। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए 7 मई यानी कल मतदान होना है। लोकसभा की 9 सीटों पर यह मतदान होना है, जिसमें भिंड, मुरैना, ग्वालियर, गुना, राजगढ़, भोपाल, सागर और बैतूल लोकसभा सीट शामिल है। पहले बैतूल लोकसभा सीट पर चुनाव 26 अप्रैल को होना था, लेकिन इस बार 7 मई को हो रहा है क्योंकि बसपा के उम्मीदवार का निधन हो गया था, तो तारीख आगे बढ़ा दी गई। अगर अभी हम बात कर लें तो बैतूल में मुख्य मुकाबला कांग्रेस के रामू टेकाम और बीजेपी के दुर्गादास उइके के बीच में है। दुर्गादास उइके क्योंकि वर्तमान सांसद भी हैं, ऐसे में उनका पलड़ा रामू टेकाम के मुकाबले भारी दिख रहा है। दूसरी बड़ी बात यह है कि हाल ही में जब विधानसभा चुनाव हुए थे तो आदिवासी बहुल इस सीट पे पांचों की पांचों विधानसभा सीटें जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी, यानी भाजपा ने क्लीन स्वीप कर दिया था बैतूल लोकसभा सीट पे। और ऐसे में विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव के बीच में ऐसा कुछ हो गया हो जिससे आदिवासी समाज जो है वो बीजेपी से नाराज हो जाए, और जब पांचों सीटें बीजेपी को दे दी थी तो इस बार वो कांग्रेस के साथ चला जाए या किसी अन्य दल के साथ चला जाए, ऐसे होने के आसार ना के बराबर है। इसलिए बैतूल में तो पलड़ा बीजेपी का भारी साफ तौर पर दिख रहा है। भिंड की बात कर लेते हैं। भिंड में वैसे तो प्रमुख मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच में ही होता है, लेकिन इस बार बसपा ने मुकाबले को त्रिकोणीय बना दिया है। देवाशीष जरारिया को टिकट देके संध्या राय बीजेपी उम्मीदवार है, यहाँ से फूल सिंह बरैया कांग्रेस के उम्मीदवार हैं जो भांडेर से विधायक हैं। वहीं तीसरा मुकाबला है देवाशीष जरारिया के बीच में, जो 2019 में इसी भिंड लोकसभा सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार थे, लेकिन चुनाव तब हार गए थे। लेकिन इस बार जब उन्हें उम्मीद थी कि इस बार टिकट उन्हें मिलेगा और नहीं मिला, तो उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी, कई गंभीर आरोप लगाए और बसपा ज्वाइन कर ली। बसपा ज्वाइन करते ही शाम को उनका टिकट भी पक्का हो जाता है। तो ऐसे में अब मुकाबला यहाँ पर त्रिकोणीय हो गया है। जब जब त्रिकोणीय मुकाबला होता है मध्य प्रदेश में, तब तब फायदा भाजपा को मिलता है, और भिंड लोकसभा सीट पर इस बार ऐसे ही होने के आसार एक बार फिर से दिख रहे हैं। पासी की सीट है मुरैना। शिवमंगल सिंह तोमर भाजपा के उम्मीदवार है, नीतू सिकरवार कांग्रेस के उम्मीदवार है। इन्हीं दोनों के बीच में मुकाबला है, लेकिन जातिगत समीकरण शिवमंगल सिंह तोमर के साथ जाते दिख रहे हैं। न केवल जातिगत समीकरण, बल्कि अगर विधानसभा चुनाव के हिसाब से देखा जाए तो ज्यादातर सीटें इस लोकसभा सीट की विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने जीती थी। ऊपर से बीजेपी के नरेंद्र सिंह तोमर लगातार यहां से सांसद रहे। अब जब वो नहीं है तो उन्हीं के समर्थक शिवमंगल सिंह तोमर मैदान में हैं। अब शिवमंगल सिंह तोमर मैदान में तो जाहिर सी बात है नरेंद्र सिंह तोमर के नाम का फायदा और साथ ही में जातिगत समीकरणों का फायदा शिवमंगल सिंह तोमर को मिलने के यहाँ पे पूरे आसार बने हुए हैं। यहां पर भी अगर देखा जाए तो बीजेपी अपनी जीत को लेकर आश्वस्त दिख रही है। कांग्रेस भी हालांकि दावा कर रही है कि जातिगत समीकरणों में नीतू सिकरवार भी कहीं ना कहीं जो सवर्ण वोटर है, जो ठाकुर लॉबी है, उसे प्रभावित कर पाने में सक्षम होंगे और यहां पे मुकाबला देखने को मिल सकता है, लेकिन ऐसे आसार कम है। इससे नीचे आते हैं ग्वालियर। ग्वालियर में अगर देखा जाए तो भरत सिंह कुशवाहा और प्रवीण पाठक के बीच में अच्छी खासी टक्कर देखने को मिल रही है। दोनों पूर्व विधायक रह चुके हैं। भरत सिंह कुशवाहा हाल ही में चुनाव हारे हैं, प्रवीण पाठक चुनाव हारे हैं विधानसभा का, लेकिन लोकसभा चुनाव में दोनों उम्मीदवार आमने सामने हैं। और इस सीट पर यह कह पाना बहुत ज्यादा फिलहाल मुश्किल है कि किसका पलड़ा भारी है, लेकिन ये सीट जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पे और ज्योतिरादित्य सिंधिया के प्रभाव की वजह से बीजेपी इसे अपनी पक्की सीट मान के चल रही है। लेकिन हम आपको यही कहेंगे कि इस सीट पर फिलहाल मुकाबला दिलचस्प हो सकता है, ये देखने की बात है। खासतौर से जो मतदान का प्रतिशत लगातार गिर रहा है उसने बीजेपी को तो चिंतित किया है। इस सीट पर भी बीजेपी चिंतित है इसको लेकर के, लेकिन वो ये मान के चल रही है कि पीएम मोदी का चेहरा और ज्योतिरादित्य सिंधिया का प्रभाव जो है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाएगा ग्वालियर लोकसभा सीट पे। ग्वालियर के नीचे अगर हम आते हैं तो गुना लोकसभा सीट आती है। इस पर तो सबकी नजरें टिकी हुई है। इस बार बड़ा रोचक मुकाबला होने वाला है। हालांकि पलड़ा यहाँ पे ज्योतिरादित्य सिंधिया का ही भारी है, यानी भाजपा का ही भारी है, क्योंकि एक तो ज्योतिरादित्य सिंधिया केंद्रीय मंत्री हैं, दूसरा उनके प्रभाव वाली परंपरागत सीट है, वो यहाँ 20 साल सांसद रह चुके हैं, और तीसरा भाजपा का भारी भरकम संगठन उनके लिए खड़ा हुआ है मैदान में। ज्योतिरादित्य सिंधिया फिलहाल राज्यसभा सांसद है, लेकिन अगर वो जीत जाएंगे चुनाव तो लोकसभा सांसद हो जाएंगे। ज्योतिरादित्य सिंधिया का मुकाबला यादवेंद्र यादव से है। अब देखिए कैसे यहाँ पे समीकरण बदले हैं। देखिए यादव वोटर जो है गुना लोकसभा सीट पे अच्छी खासी संख्या में है, करीब 4 लाख यादव वोटर हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया 2019 में लोकसभा चुनाव बतौर कांग्रेस उम्मीदवार हारे थे इसी गुना लोकसभा सीट से। क्यों? क्योंकि उनके सामने बीजेपी ने केपी यादव को उम्मीदवार बनाया था। केपी यादव चुनाव जीत गए थे। एक बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम था ये 2019 के लोकसभा चुनाव का। माना यह गया था कि यादव वोटर्स केपी यादव की तरफ चले गए और ऐसे में फायदा बीजेपी को मिल गया। अब ज्योतिरादित्य सिंधिया तो भाजपा में आ चुके हैं, तो कांग्रेस ने वही चाल 2019 वाली भाजपा की चाल कांग्रेस ने 2024 में चल दी, यानी ज्योतिरादित्य सिंधिया के सामने यादव मैदान में उतार दिया, यादवेंद्र यादव को मैदान में उतार दिया है। अब यादवेंद्र यादव भले ही राजनीतिक अनुभव या फिर राजनीतिक कद के मामले में ज्योतिरादित्य सिंधिया से बहुत
पीछे हैं, लेकिन जो यादव वोटर्स हैं, अगर वो यादव नाम के साथ चले जाएंगे तो भाजपा के समीकरण, सिंधिया के समीकरण इस सीट पे बिगड़ जाएंगे। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हालांकि पूरी ताकत झोंक दी, इस बार उन्होंने इस सीट को हल्के में नहीं लिया। आपको याद होगा 2019 के लोकसभा चुनाव की बात करें या फिर उससे पहले के चुनावों की बात करें, सिंधिया घराने की परंपरागत सीट रही है, तो यहाँ पे जो ज्योतिरादित्य सिंधिया वो बहुत ज्यादा समय नहीं देते थे, उनका परिवार ही यहाँ चुनाव प्रचार करता था। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। ज्योतिरादित्य सिंधिया का परिवार तो मैदान में है ही, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी लगातार चुनाव प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी गुना पे। और ऐसे में अगर देखा जाए तो फिलहाल उनका पलड़ा हर मामले में यहाँ भारी दिख रहा है, सिवाय यादव वोटर्स वाली जातिगत समीकरण को छोड़कर। गुना से आप नीचे आ जाइए, गुना से नीचे आएंगे तो राजगढ़ लोकसभा सीट है। बड़ा दिलचस्प मुकाबला है, क्योंकि दिग्विजय सिंह मैदान में है। भले ही दिग्विजय सिंह भोपाल में 2019 का लोकसभा चुनाव हार गए हों, लेकिन राजगढ़ उनकी अपनी सीट है, वहां से वो 2 बार सांसद रह चुके हैं। राजगढ़ के अंतर्गत ही राघोगढ़ आता है, जहां से उनके बेटे विधायक हैं। दिग्विजय सिंह खुद वहां से विधायक रह चुके हैं, 10 साल मुख्यमंत्री रह चुके हैं। रोडमल नागर के सामने अगर दिग्विजय सिंह का राजनीतिक कद देखा जाए तो बहुत ऊपर है। कांग्रेस के चाणक्य कहे जाते हैं, बड़े राजनीतिज्ञ हैं। और दिग्विजय सिंह ने भी भोपाल लोकसभा चुनाव की ही तरह इस बार राजगढ़ लोकसभा चुनाव में भी अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। वो लगातार पदयात्राएं करते रहे, लोगों के बीच में रहे, और लोगों के बीच में जिस तरीके से दिग्विजय सिंह गए हैं उसने भाजपा के कान खड़े कर दिए हैं। क्योंकि रोडमल नागर और दिग्विजय सिंह भले ही 2 बार के सांसद हों, लेकिन बीजेपी जानती है कि छोटी सी भी चूक उस पर भारी पड़ सकती है। बीजेपी चाहती है कि रोडमल नागर चुनाव जीत करके तीसरी बार सांसद बने और इस सीट पर जीत की हैट्रिक लगाए। लेकिन राजगढ़ लोकसभा सीट पे दिग्विजय सिंह को रोकना बीजेपी के सामने बहुत ज़्यादा आसान नहीं होगा, उनको हराना बहुत ज़्यादा आसान नहीं होगा। ऐसे में ये कह पाना राजगढ़ लोकसभा सीट पे किसका पलड़ा भारी है, ये जल्दबाजी होगी। चुनाव नतीजों का हमें इंतजार करना होगा, क्योंकि दिग्विजय सिंह को हल्के में बिल्कुल भी नहीं लिया जा सकता। ऐसे में राजगढ़ लोकसभा सीट पे भी अगर देखा जाए तो मुकाबला काफ़ी दिलचस्प बना हुआ है। राजगढ़ से आप थोड़े नीचे आ जाएं तो सागर लोकसभा सीट है। लता वानखेड़े बीजेपी से है, गुड्डू बुंदेला कांग्रेस से है, लेकिन यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा उम्मीद है बीजेपी को कि वो जीतने वाली है। लता वानखेड़े काफ़ी संगठन लंबे समय से जुड़ी हैं, उनकी अच्छी खासी वहाँ पे पहचान भी है, लोग जानते हैं उन्हें, वोटर भी जानते हैं, कार्यकर्ता भी जानते हैं। और ऐसे में संगठन जी जान से लता वानखेड़े के लिए काम कर रहा है। सागर लोकसभा में हालात ये हैं कि एक दिन पहले ही बीना से कांग्रेस की जो विधायक हैं निर्मला सप्रे, वो पार्टी छोड़ देती हैं, वो बीजेपी में आ जाती है। सारे समीकरण जो है फिलहाल वो कांग्रेस के खिलाफ है सागर लोकसभा सीट पे भी। और ऐसे भी सागर लोकसभा सीट पे भी मुकाबला कांग्रेस से ज़्यादा बीजेपी के लिए काफ़ी ज़्यादा आसान दिख रहा है। अब हम अंतिम सीट की बात कर लेते हैं, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की। भोपाल लोकसभा सीट में बिल्कुल नीरस मुकाबला देखने को मिला है। 2019 के लोकसभा चुनावों में साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर और दिग्विजय सिंह के बीच में मुकाबला था इसी भोपाल लोकसभा सीट पे। और आलम यह था कि पूरे देश की नज़रें, पूरा देश का मीडिया जो है वो भोपाल में डेरा डाले हुए था। कब साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर कोई बयान दे दें, कब दिग्विजय सिंह पलटवार कर दें। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, दिग्विजय सिंह संतों के आशीर्वाद लेते थे, मंदिर मंदिर जाते थे, और इतना सब कुछ होता था 2019 के लोकसभा चुनाव में भोपाल में कि यहाँ पर सांस लेने की फुर्सत भी किसी को नहीं मिलती थी, और ये सीट सुर्खियों में बनी रही। अंत में दिग्विजय सिंह हार जाते हैं, प्रज्ञा सिंह ठाकुर यहाँ से करीब 3.5-4 लाख वोटों के अंतर से जीत जाती हैं। अब इस बार भारतीय जनता पार्टी ने बीजेपी की तरफ से जो महापौर रह चुके हैं भोपाल के, उन्हें उम्मीदवार बनाया, आलोक शर्मा को, और उनके सामने अरुण श्रीवास्तव मैदान में है। बेहद नीरस सा मुकाबला देखने को मिला है भोपाल लोकसभा सीट पे, जिसमें बीजेपी के जो सबसे मजबूत सीटों में से एक मानी जाती है, यहाँ पे बीजेपी का पलड़ा ही हर बार की तरह भारी दिख रहा है। ऐसे में मध्य प्रदेश की अगर कुल मिला के 9 सीटों की बात कर लें तो 6 से 7 सीटों पे कोई मुकाबला नहीं है। बीजेपी इन 6 से 7 सीटों पे बहुत आगे दिख रही है, लेकिन राजगढ़, गुना, ये वो 2 ऐसी सीटें हैं जिस पे अच्छा खासा मुकाबला देखने को मिल सकता है। अब अंत की बात हम कर लेते हैं विदिशा लोकसभा सीट की, जहां से शिवराज सिंह चौहान मैदान में हैं। 16.5 सालों के मुख्यमंत्री, 6 बार के विधायक, 5 बार के सांसद। इसी विदिशा से शिवराज सिंह चौहान इस बार का चुनाव भी ऐसे ही लड़ रहे हैं जैसे वो पहली बार मैदान में हों। रोजाना 10 से 20 रोड शो, सभाएं, लोगों से मुलाकात वो कर रहे हैं। सामने कांग्रेस के प्रताप भानु शर्मा हैं जो 2 बार सांसद रह चुके हैं विदिशा से। लेकिन मुकाबला इसलिए यहाँ पे भी नहीं माना जा रहा है क्योंकि शिवराज सिंह चौहान जब पहली बार सांसद बने थे तब उन्होंने प्रताप भानु शर्मा को ही हराया था उपचुनाव में। अब एक बार फिर से दोनों आमने सामने हैं, लेकिन तब से लेकर अब तक काफी पानी बह चुका है नर्मदा जी में, बेतवा में। ये दोनों प्रमुख नदियां हैं जो इस लोकसभा सीट से गुजरती हैं। पानी बह गया से मतलब यह है कि समय इतना हो चुका है कि शिवराज सिंह चौहान अब देश की राजनीति के एक बड़े चेहरे बन चुके हैं।
प्रताप भानु शर्मा कहीं खो से गए थे, एक बार फिर वो मैदान में है। प्रताप भानु शर्मा भले ही यहाँ पे ये कह रहे हों या फिर कांग्रेस ये कह रही हो कि वहाँ पे बहुत अच्छा मुकाबला देखने को मिलेगा, लेकिन ये सिर्फ बातें हैं। शिवराज सिंह चौहान यहाँ पे जिस तरीके से मेहनत कर रहे हैं, इतने लंबे समय तक यहाँ सांसद रहने के बावजूद, बीजेपी की परंपरा का सीट है ये, सुषमा स्वराज यहाँ से सांसद रही, अटल बिहारी वाजपेयी सांसद रहे, शिवराज सिंह चौहान खुद 5 बार सांसद रहे। अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पर मुकाबला कैसा होगा। लेकिन इसके बावजूद भी जिस तरीके से शिवराज सिंह चौहान ने ताकत फूंकी है, अब जीत से कहीं ज्यादा जीत के अंतर की चर्चा इस सीट पे हो रही है। तो कुल मिला के 6 से 7 सीटें ऐसी हैं बिल्कुल जहां पे बीजेपी के सामने कोई चुनौती नहीं है, सिर्फ और सिर्फ चुनौती गुना और राजगढ़ सीटों की है, जिस पर सबकी नजरें इस बार के चुनाव के तीसरे इस चरण में रहने वाली है।